हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का इलस्ट्रेशन 6 देख रहे हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड आल्सो द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बनानी है और अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनानी है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपी। आगे लिखा है ओपनड अ बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर्ड 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। दोनों बातों को समझते हैं। यहां लिखते हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड opened a bank। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात को समझते हैं, जो उसने वहां पे लाइन लिखी है ओपन अ बैंक अकाउंट मींस फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। देखो जब भी वर्ड सेविंग अकाउंट यूज हुआ होगा तो इसका मतलब वो जो ऑनर का पर्सनल बैंक अकाउंट की बात कर रहा है। तो ऑनर ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसा ले जाके कंपनी के बैंक अकाउंट में डाल दिया और वही यहां पे लिखा है बैंक अकाउंट। और इसको कई बार वो करंट अकाउंट भी बोल देगा, क्योंकि वो बिजनेस वगैरह के ना सेविंग अकाउंट्स नहीं खुलते हैं, उनके करंट अकाउंट खुलते हैं। जो भी बिजनेस में होती है, एंटरप्राइजेस होती हैं, इनके सेविंग अकाउंट्स नहीं खुलते। सेविंग अकाउंट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स की खुलते हैं, जैसे मेरे, आपके, इन सबके हमारे सेविंग अकाउंट्स खुलते हैं। कंपनी के या फर्म्स के जो अकाउंट खुलते हैं वो करंट अकाउंट खुलते हैं। तो यहाँ पे ये बात समझना, इसमें यही बोला गया है जो बैंक अकाउंट ओपन हुआ है वो फर्म का बैंक अकाउंट ओपन हुआ है, मतलब ये वाला। कहां से ओपन हुआ है? बेसिकली ऑनर के पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसा यहां आया है, ये भी तो कैपिटल ही हुआ। अब वो पैसा कहीं से भी लाए, चाहे अपने घर में रखे हुए पैसे बैंक बिजनेस में लगा दे, या अपने बैंक से पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के वो बिजनेस में लगा दे। दोनों ही अमाउंट क्या है? कैपिटल है दोनों ही अमाउंट। तो आओ इसको अपनी एंट्री में कर लेते हैं। यहां में लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड ओपनड अ बैंक अकाउंट। तो हमारे पास दो कॉलम खुल गए, एक कैश का और दूसरा बैंक का। तो कैश हमारे पास है 1 लाख प्लस बैंक का जो अमाउंट है वो 4 लाख, वैल्यू 0। और इस तरह मेरी कैपिटल टोटल कितनी आ गई? 5 लाख आ गई। ठीक, पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री देखो, दूसरी एंट्री कहता है परचेज्ड अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन फॉर 12 लाख पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम एसबीआई 10 लाख। यहां लिखा है कि आपने एक बिल्डिंग परचेज करी है सोहन से 12 लाख की। अब देखो बिल्डिंग के लिए बदले में आपने 12 लाख रुपए पे कर दिए, तो सोहन को भूल जाओ, सोहन को भूल जाओ कि जिससे परचेज किया। आपने कैश पेमेंट कर दी ना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो मान लो आपकी एक शॉप है जहां पे आप डेली नीड्स के आइटम्स बेचते हैं, मतलब बिस्किट्स वगैरह, नमकीन, ये सब बेचते हैं। डेली शॉप है, किराना शॉप है आपकी। आपके पास कोई बंदा आता है, कहता है 4 एग्स दे दो। 4 अंडे आपने उसको दे दिए, उसने आपको 4 अंडे के क्या कहते हैं 50 रुपए पकड़ा दिए। इतने महंगे तो नहीं आ रहे, खैर मान लो उसने 25 रुपए दे दिया, 25 रुपए एग्स के दे दिए। अब आप क्या उसका नाम पता वगैरह कुछ ध्यान रखोगे कि कौन था क्या था? कोई नहीं, हमें क्या पता भाई वो आया, उसने 4 अंडे मांगे, हमने उसे 4 अंडे दिए, 25 रुपए ले लिए। नहीं, अब ध्यान दोगे कि एक बंदा आया, उसने 4 अंडे मांगे और कहा कि ये जो 25 रुपए है ना बाद में आके देता हूं। तो होता है हर
जो किराना शॉपकीपर होता है उसके पास ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आते हैं, सामान लेते हैं, चले जाते हैं, बाद में पैसे पे करते रहते हैं। अब आप क्या करोगे, अपनी एक डायरी निकालोगे, उसमें नोट कर लोगे कि भाई मिस्टर रमेश, सुरेश जो भी हैं, राकेश, इनको हमने 4 अंडे दिए हैं आज की डेट में 25 रुपए के, उनसे लेने हैं। तो वही बन रहा है, अगर कैश ट्रांजेक्शन हो गई है तब हमें नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किससे परचेज किया, किससे सेल, किसको सेल किया, अगर कैश सेटलमेंट हो चुकी है तो। अगर नहीं हुई है तब हमें नाम का ध्यान रखना पड़ता है। फिलहाल अभी आप एक बात समझो, हमने बिल्डिंग परचेज कर ली। कितने रुपए की बिल्डिंग परचेज कर ली है हमने बिल्डिंग परचेज कर ली है 12 लाख रुपए की। पेमेंट को समझेंगे भी, ध्यान से समझना पेमेंट को। 12 लाख रुपए की हमने बिल्डिंग परचेज की। इस बिल्डिंग के लिए आपने 10 लाख का लोन ले लिया है। लोन ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपकी एक आउटसाइडर लायबिलिटी हो गई। तो यहां एक नया कॉलम खुल जाएगा, लोन फ्रॉम एसबीआई। और कितने का लोन लिया आपने, 10 लाख का। ऐसे समझना, 10 लाख का लोन लेके आपने 12 लाख की बिल्डिंग में पेमेंट कर दी, तो जो बाकी के 2 लाख है वो कहां से जाएंगे, या तो कैश से जाएंगे या तो बैंक से जाएंगे। फंड कहां पे ज्यादा अवेलेबल है, बैंक में अवेलेबल है, इसलिए 2 लाख बैंक से पेमेंट हो गई और कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और यहां कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बात समझ में आई कि जो लोन का पैसा मिला उससे इवेंचुअली आपने डायरेक्टली क्या पेमेंट कर दी, बिल्डिंग की पेमेंट कर दी 10 लाख की। बाकी के 2 लाख आप कहां से ले आए, अपने बैंक से ले आए। यहां पे आपने लिख दिया परचेज्ड बिल्डिंग also loan taken from SBI। शॉर्ट में लिख लिया हमने बहुत, भाई हमें ज्यादा बहुत राम कहानी नहीं लिखनी है, आपने अपना काम शॉर्ट में कर दिया। 2 ट्रांजेक्शंस हो गई। इसके बाद अब आप क्या करोगे, 2 ट्रांजेक्शन हो गई, अब क्या करोगे, यहां हम निकाल लेंगे न्यू इक्वेशन। और बैलेंसिंग करेंगे। ये हमारे पास कैश बैलेंस बचा है 1 लाख, बैंक बैलेंस है हमारे पास 2 लाख, प्लस बिल्डिंग का बैलेंस है 12 लाख। यहां लोन फ्रॉम एसबीआई है 10 लाख प्लस 5 लाख। ये हो गया, ये हमारा बैलेंस आ गया। नेक्स्ट एंट्री नंबर 3 देखो। एंट्री नंबर 3 कहती है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज। ये किसकी बात कर रहा है, ये इस लोन की बात कर रहा है। जो आपने लोन लिया है ना, ये लोन फ्रॉम एसबीआई, इसके रिगार्डिंग एंट्री है। यहां क्या कह रहा है, ये यहां कह रहा है कि आपने जो लोन लिया है इसके बदले आपने इंटरेस्ट पे कर दिया 20,000 का और 1 लाख का इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। तो इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, ये आपका खर्चा है, एक्सपेंडिचर। भाई लोन तो तभी मिला होगा ना कि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अमाउंट पे करना होगा। जो लोन आपने लिया उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो और ये आपका खर्चा होता है। यहां देखते हैं, यहां लिख लेते हैं पेड इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलेशन अमाउंट। इंटरेस्ट आपका 20,000 का और इंस्टॉलमेंट आपकी 1 लाख की। तो टोटल आपने जो पेमेंट करी है वो 1,20,000 की करी है। अगेन आप चेक करो कहां से वो पेमेंट हो सकती है, कैश में से या बैंक में से। तो फंड जो है अवेलेबल है 2 लाख का, बैंक में अवेलेबल है और आपको पेमेंट करनी है 1,20,000। तो बैंक से ही हो सकती है पेमेंट। तो आपने यहाँ पे लिखा 1,20,000 माइनस। ना बिल्डिंग को कोई असर नहीं, कैश को कोई असर नहीं। ध्यान समझना बहुत ध्यान से, ये जो 1 लाख रुपए आपने इंस्टॉलमेंट पे करी है इससे मेरा लोन अमाउंट कम हो जाएगा। 10 लाख का लोन था, 10 लाख में से 1 लाख का लोन चुका दिया हमने, रीपेमेंट कर दी हमने भाई। तो माइनस
1,00,000 रुपये, यहाँ 0 इफेक्ट, 0 नहीं आएगा। अभी ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। जो ये 20,000 का जो है, ये क्या है, ये इंटरेस्ट है, खर्चा, और खर्चा इवेंचुअली क्या करता है, प्रॉफिट को कम कर देता है। खर्चा प्रॉफिट को कम कर देता है, और प्रॉफिट अगर कम होगा तो मैं क्या करूंगा, अपनी कैपिटल को 20,000 रुपए से माइनस कर दूंगा, माइनस 20,000। अब अगर आप ध्यान से देखो, दोनों तरफ जो है बराबर इफेक्ट पड़ा हुआ है। आप ये क्वेश्चन निकाल के देखो, आंसर मैच हो जाएगा, आपका ये क्वेश्चन मैच हो जाएगी। चलो भाई, न्यू इक्वेशन, ये कितना है, 1,00,000, ये कितना बचा मेरे पास, बैंक 80,000, और 12 लाख की तो बिल्डिंग है। लोन मेरा कितना बचा, लोन मेरा बचा 9 लाख का, और मेरी कैपिटल कितनी है, 4,80,000 की कैपिटल है। एंट्री में 4 देखो, 4 कहती है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट, साफ लिखा है, आपने रोहन से गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अमाउंट लिख लिया, आप लिखना चाहो तो, कितने का लिया है भाई हमने, रोहन से, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन। अब नाम लिखना जरूरी हो जाता है कि भाई आखिर हमने गुड्स जो है परचेज किससे किए हैं। ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया है पहले भी, और आज फिर बता रहा हूं, कभी भी गुड्स अगर वर्ड आ जाता है, परचेज किया है, तो इसका मतलब आपने अपने स्टॉक परचेज कर लिया, रॉ मटेरियल स्टॉक, इसको आप रॉ वही बोलते हो। तो यहां हमने लिख लिया स्टॉक। अच्छा, स्टॉक आए कितने के आपके पास, 1,00,000 के आपने गुड्स परचेज किए, 1,00,000। क्या रोहन को आपने पेमेंट करी है, नहीं, क्योंकि क्रेडिट पे परचेज किया है हमने। तो रोहन भी हमारे लिए एक नया लायबिलिटी खड़ी हो गई, जिसको हम बोलेंगे क्रेडिटर्स। क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स, ब्रैकेट में लिख देते हैं रोहन। चलो भाई, यहां कोई इफेक्ट नहीं, यहां पे हमने लिखा 1,00,000, यहां कोई इफेक्ट, कैपिटल में इफेक्ट, नया कॉलम खोल लिया हमने। पेमेंट हमने करी नहीं है, इसलिए कैश और बैंक में कोई इफेक्ट नहीं, बिल्डिंग में कोई इफेक्ट नहीं। न्यू एंट्री निकालते हैं, न्यू इक्वेशन, और जो बैलेंस आएगा, बैलेंस कितना आ जाएगा भाई, 1,00,000, दस लाख लिया हमने। चलो, 1,80,000, 12 लाख प्लस 1,00,000, यहां क्या हुआ, 9 लाख प्लस 1,00,000 प्लस 4,80,000। थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं। आगे अगली इक्वेशन करते हैं। फिफ्थ एडजस्टमेंट है, गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000। तो गुड्स रिटर्न टू रोहन, आपने रोहन को 20,000 का माल खराब होगा, डिफेक्टिव होगा, कुछ भी होगा, वापस कर दिया, है ना। अब जब आपने ये वापस कर दिया,
तो भाई आपके पास स्टॉक पहले कितने के थे, 1 लाख के, जिसमें से 20,000 की गुड्स आपने वापस कर दिए, माइनस कर दो। कैश और बैंक में कोई फर्क नहीं और बिल्डिंग में कोई फर्क नहीं। मैंने जो अपनी लाइबिलिटी देखो रोहित क्रेडिटर वाली खड़ी कर रखी है मैंने, मेरी जो लाइबिलिटी है, जो ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी मैंने 1 लाख से करी थी तब, क्योंकि मैंने 1 लाख का परचेज किया था, लेकिन उसमें से तो 20,000 की कुछ वापस कर रहा हूं, तो उतने से मेरी लाइबिलिटी क्यों जानी चाहिए? जब मैंने उतना माल ही मेरे पास अपने पास नहीं रखा तो लाइबिलिटी मैं इतनी क्यों पे करूंगा? तो 20,000 रुपए मेरे इससे कम हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखो, दोनों तरफ इफेक्ट पड़ रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन का ये एक चीज होना चाहिए कि हर एक ट्रांजेक्शन को डबल इफेक्ट पड़े, चाहे वो इक्वल्स टू के इधर पड़ जाए दोनों के दोनों इफेक्ट, या इक्वल्स टू के एक सिंगल इधर, सिंगल इक्वल्स टू के दूसरी तरफ। बस इतना ध्यान रखना है कि आपने किसी भी ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट डालना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो न्यू इक्वेशन निकालते हैं, न्यू इक्वेशन निकालते हैं। क्या आएगी? कैश 1 लाख, बैंक 80, 12 लाख की और 80,000 की स्टॉक, इधर 9 लाख, इधर 80,000 का लायबिलिटी रोहन के नाम की, और 4 लाख 80,000 मेरी कैपिटल हो गई। इसको भी क्लोज कर, इसको यहां पर हम निकालेंगे एंट्री नंबर 6। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। अब आपने गुड्स बेचे, सोल्ड गुड्स टू राम, राम को बेच दिए। सेल वैल्यू 50 की, कॉस्ट 40 की, तो प्रॉफिट कितने का आ गया? प्रॉफिट इज 10,000 का प्रॉफिट आ गया। अब क्योंकि आपने कैश सेल नहीं कर रही है तो यहां मेरा डेटर खड़ा हो जाएगा। अगर हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्रेडिटर खड़ा होता है, अगर हम क्रेडिट सेल करते हैं तो डेटर खड़ा होता है, जिससे पैसा लेना होता है हमें। आओ भाई, तो यहां हम क्या करेंगे, एक नया कॉलम खोलेंगे डेटर्स का। भाई हमने राम को सेल करी है, स्टॉक चाहे जितने का भी था, उसको बेचा कितने का है, सेल कितने की करी है, 50,000 रुपए की करी है। तो आपकी स्टॉक की वैल्यू कुछ भी नहीं हो, आपने उसको बेचा 50,000 रुपए में। अच्छा, स्टॉक की वैल्यू कितनी? 40। आपके हाथ से स्टॉक कितने के गए? 40,000 के गए। ये बात बहुत ध्यान से रखना कि जितने से स्टॉक आपके हैं जो आपने सेल करी है, स्टॉक की हमेशा कॉस्ट वैल्यू आएगी माइनस होने के लिए स्टॉक में, और डेटर जो हमारा खड़ा हुआ है यानी जो सेल वैल्यू है, जितने आपने सेल किया है उतने से आपको डेटर खड़ा हो जाएगा। और इस पे होने वाला प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट जो है पार्ट है किसका? कैपिटल का, तो कैपिटल में ले आके आप 10,000 रुपए ऐड कर दो। इस तरह अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों साइड का जो इफेक्ट है वो मेरा बराबर है। ठीक, न्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं फिर से। और न्यू इक्वेशन कितनी की आएगी? अगेन 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 12 प्लस 40 50, इधर 9 लाख 80,000
और ये हो गया मेरा 4,90,000। एडजस्टमेंट नंबर 7 देखेंगे, टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो हमने निकाल लिए, हमने बेसिकली क्या कर लिया, ड्राइंग्स हैं। जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ भी अमाउंट निकाला जाएगा, या कुछ भी सामान ले गया, या गुड्स ले गया, कैश ले जाए, बैंक से पैसा निकाल ले, अगर पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो वो ड्राइंग्स है। और ये क्योंकि सामान लेके गया है तो ड्राइंग्स इन काइंड हुई है। और गुड्स का मतलब क्या है, स्टॉक। और जो आपके स्टॉक है कितने रुपए के हैं, अभी लास्ट कॉलम आपने स्टॉक का, सेकंड लास्ट आपका कॉलम स्टॉक का है 40,000 कि आपके पास स्टॉक है, जिसमें से ऑनर जो है 10,000 की ड्राइंग्स कर लेता है, तो माइनस जाएगा। और ड्राइंग्स हो जाएगी अगर होती है तो इससे भैया 5,000 के 5,000 की ड्राइंग्स है। हाँ भैया 10,000 की ड्राइंग्स, 10,000 only. 10,000, इट्स 10,000 रुपी। सो 10,000 रुपी की ड्राइंग्स है। तो हम क्या करेंगे, जितने से उसने ड्राइंग्स करी है भाई, पार्टनर की कैपिटल उतने से कम हो जाएगी। हम क्या बोलते हैं, जितना पैसा उसने बिजनेस में लगाया फॉर बिजनेस पर्पसेस, वो सारी कैपिटल। तो अगर वो बिजनेस में अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेगा तो उतने से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी देखते हैं, अगर पार्टनर कोई भी विड्रॉ करता है, चाहे अमाउंट चाहे गुड्स, अगर वो बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज नहीं हो रही है तो वो ड्राइंग्स है। इसीलिए यहां लिखा है कि पर्सनल यूज। कई बार ना कंफ्यूज करने के लिए लिख देगा कि गुड्स विड्रॉन या अमाउंट विड्रॉन, कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज। अगर ऑफिस यूज लिखा है, इसका मतलब ये है कि बिजनेस का पैसा बिजनेस में यूज हो रहा है, तब वो ड्राइंग्स नहीं है, तब वो नॉर्मल ट्रांजेक्शंस है। हमेशा ध्यान रखना, चाहे पर्सनल यूज लिखा हो, डोमेस्टिक यूज लिखा हो या प्राइवेट यूज लिखा हो, इन सबका मतलब ड्राइंग्स है। तो इससे पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। एंड अमाउंट इज 10,000। न्यू इक्वेशन निकालोगे, भाई 1 लाख कैश, बैंक 80, 12 लाख बिल्डिंग, 30,000 के बचे स्टॉक, 50,000 डेटर राम, 9 लाख के एसबीआई से लोन, 80,000 का मोहन या सोहन है शायद, ये जो भी है क्रेडिटर्स, और हमारी कैपिटल बची अगेन 4,80,000। नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 8, इट सेज accrued interest। आगे वही टॉपिक जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। इंटरेस्ट accrued है, मींस इट्स अ इनकम which you earned but not received yet। आपने पैसा कमा लिया पर रिसीव नहीं किया। ओके, सो ये एक accrued इनकम है। तो इसको अपनी इनकम मानोगे और रिकग्नाइज भी करोगे। मैंने आपको बताया है कि अगर हमारी जिस मंथ की पीरियड की इनकम है, अगर मैंने उसका काम कर दिया, उस पीरियड की इनकम उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगी, रिकग्नाइज होगी, चाहे वो कभी भी रिसीव हो। तो इस पीरियड की इनकम है तो इसी पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। बेसिकली आप इसको ले जाके कैपिटल में ऐड कर दोगे। कितने रुपए का इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है 5,000 रुपए का, तो प्रॉफिट का पार्ट है और इसको आप ले जाके ऐड कर दोगे। ना, क्योंकि ये पैसा अभी तक आपने रिसीव नहीं किया, तो आपके लिए क्या हो गई, ये एक असेट हो गई। और यहाँ पे एक आप नया कॉलम खोलोगे, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हुई है पिछली क्लास में, और कॉलम का नाम लिख दोगे एक्रूड इंटरेस्ट। 5,000 से आप एक नया कॉलम खोलोगे,
5,000। चलो भाई, न्यू इक्वेशन निकालते हैं। न्यू इक्वेशन ये कितनी आ गई? 5,000, इधर 9,80,000 और ये हो गया 4,85,000। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है नंबर 9। इट सेज कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। लो भाई, कमीशन रिसीव कर लिया आपने, रिसीव इन एडवांस। ये ऊपर वाली एंट्री का जस्ट अपोजिट है। ये वो इनकम है जो आपने रिसीव कर ली है और मतलब कमाई नहीं। जब कमाई नहीं तो लायबिलिटी बन गई। तो एक और नया कॉलम खोलोगे आप यहाँ पे, प्लस करके मैं यहां ऊपर लिख देता हूं कमीशन इन एडवांस, और नीचे आते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, 0 + 0। यहां एक और कॉलम खोला मैंने, और कमीशन आपको कितने का है? 20,000 का। और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान से समझना, ये वो पैसा है जो आपने अभी तक कमाया नहीं है, यानी जिस पीरियड की ये इनकम है वो पीरियड अभी तक आया ही नहीं। तो आप इस साल के या इस पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस में आप नहीं डाल सकते, इसलिए कैपिटल में इफेक्ट नहीं आया, इसीलिए मेरी लायबिलिटी बन गई। पर कैश तो रिसीव कर लिया ना, तो कैश रिसीव कर लिया तो कैश में 20,000 आप ऐड कर दो, और इस तरह से आप नई इक्वेशन निकाल दो। नई इक्वेशन निकालते हैं। $1,20,000 प्लस 80,000 बैंक, 12 लाख बिल्डिंग, 30,000 स्टॉक और 50,000 के डेटर्स, 5,000 की अक्रूड इंटरेस्ट, 9 लाख के लोन, 80,000 के क्रेडिटर्स, 20,000 का कमीशन एडवांस, और कैपिटल है 4,85,000। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे लिखा है, लास्ट एंट्री है। इसके बाद बैलेंस शीट देखेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम राम। राम से कैश रिसीव कर लिया, ठीक है जी। कितने रुपए रिसीव करिए आपने? 10,000। राम है कौन? राम है आपका, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटर है आपका राम। और राम से कितने पैसे लेने हैं आपने? राम से आपने लेने हैं 50,000 रुपए। देखो यहाँ पे राम की एंट्री हुई, 50,000 रुपए राम से लेने, उसने 10,000 रुपए दे दिए, ठीक है जी। तो 10,000 से हमने उस राम को कम कर दिया। भाई राम ने 50,000 रुपए हमको देने थे, 10,000 दे दिया, अब और कितने देने हैं? 40। तो बैलेंस जो आएगा वो लिख लेंगे नई इक्वेशन में। और हमें कैश रिसीव हो गया 10, तो 10,000 हमने कैश रिसीव कर लिया। कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सेटलमेंट हो रही है अभी उस अमाउंट की। इससे रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस को तो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है ऊपर। चलो भाई, यहां कोई इफेक्ट नहीं, यहां कोई इफेक्ट नहीं, यहां भी कुछ इफेक्ट नहीं, यहां भी कुछ इफेक्ट नहीं। बाकी और जो जगह है वहां पे भी कोई इफेक्ट नहीं।
और न्यू इक्वेशन बना लेते हैं यहां पे। और लिख लेते हैं ये है 1,30,000 प्लस 80 12,00,000 प्लस 30 40 प्लस 5, इधर 9,00,000 80,000 20,000 और 4,85,000। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बहुत आसान है बैलेंस शीट को बनाना, इस उससे बनाना तो बहुत ही आसान है। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए आप क्या करोगे, देखो बैलेंस शीट फॉर्मेट है एज ऑन। बैलेंस शीट हमेशा साल के यानी पीरियड के एंड में बनती है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, जो भी आपको दे रखा हो ईयर। मेनली इसमें 2 कॉलम खुलते हैं। एक कॉलम लायबिलिटीज का, टोटल लायबिलिटीज का, ये अमाउंट का कॉलम हो गया, और दूसरा कॉलम एसेट्स का, और ये कॉलम हो गया इधर रुपीस का। तो जो भी आइटम आपने एसेट्स की निकाली है, ये देखो यहां पे आपने निकाली है, ये वाली साइड आपकी, ये पूरी साइड आपकी एसेट की है, और ये पूरी साइड आपकी टोटल लायबिलिटी। तो बस एसेट वाली एसेट में लिख दो, लायबिलिटी वाली लायबिलिटी में लिख दो, काम खत्म। चलो भाई शुरू करते हैं अपना काम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैश दिया हुआ है 1,30,000 का। फिर हमें बैंक दिया हुआ है 80,000 का। बिल्डिंग दे रखी है 12,00,000 रुपए की। फिर हमारे पास स्टॉक है 30। हमारे पास डेटर्स हैं 40 के, और हमारे पास लास्ट है एक्रूड इंटरेस्ट 5,000। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल 4,85,000 के, लोन फ्रॉम SBI 9,00,000 के, क्रेडिटर्स आपके पास है 80,000 के, एंड लास्ट है आपके पास कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, और वो है 20,000 के। दोनों साइड को टोटल कर लो, दोनों साइड बराबर आती हैं तो बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है जी, चंगा सी। और कहीं गड़बड़ हो गई, बस गड़बड़ ही है फिर तो। आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन फिर गलत कर दिया, और ये बात तो हमें उसमें पता चल जानी चाहिए जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं, तभी। दोनों साइड जोड़ो, ये काम आप कर लेना, और आपकी साइड दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। तो दिस इज बैलेंस शीट जो आपने कंप्लीट करी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज करते हुए हम बैलेंस शीट इस तरह से बना सकते हैं। पेपर में अगर कभी आता है तो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कभी आएगा तो इतना आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन का बनाने के लिए। इसमें अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता है तो यह आएगा आपका 14,85,000
85। आज की क्लास में इतना बहुत है, आगे का काम नेक्स्ट क्लास में।